नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सनातन एकता पदयात्रा में विराट संगम देखने को मिला, जब प्रसिद्ध संत देवकीनंदन ठाकुर महाराज और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज एक साथ मंच पर पहुंचे। दोनों संतों ने जनसमूह को संबोधित करते हुए सनातन एकता और हिंदू जागरण पर जोर दिया। अपने संबोधन में देवकीनंदन ठाकुर महाराज ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग किसी दल या संगठन की मांग नहीं, बल्कि देश भर के सनातनियों की भावना है। उन्होंने कहा कि समय आ गया है जब हिंदू समाज जाति, पंथ और मतभेदों को भुलाकर एक स्वर में उठे और सनातन धर्म को सर्वोच्च स्थान दिलाने के लिए संगठित हो। अयोध्या में श्री राम मंदिर का सपना साकार हो चुका है और अब बारी है मथुरा की, श्री कृष्ण जन्मभूमि। जी हां, राष्ट्रीय हनुमान दल के राष्ट्राध्यक्ष रोहित सिंह हिंदू ने साफ शब्दों में कहा कि अब देश के हर हिंदू को एकजुट होकर मथुरा के श्री कृष्ण मंदिर के निर्माण के लिए आगे आना होगा। दिल्ली से मथुरा जाते वक्त यमुना एक्सप्रेसवे पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान रोहित सिंह हिंदू ने कहा कि अब हिंदू जाग चुका है और जात पात को भुलाकर सभी हिंदू भाईचारे और सनातन धर्म की रक्षा के लिए खड़े हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हनुमान दल देश में अखंड हिंदू राष्ट्र निर्माण, जनसंख्या नियंत्रण कानून, गौ रक्षा, धर्म रक्षा, नारी सम्मान और मानव सेवा के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। चलिए बात होगी अब गाजियाबाद की। गाजियाबाद में इन दिनों लगातार प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में बना हुआ है। पिछले कई दिनों से गाजियाबाद का AQI लेवल 400 पार हो चुका है, जो कि बेहद चिंताजनक है। ऐसे में गाजियाबाद नगर निगम की मेयर प्रदूषण कम करने के लिए लगातार सड़कों पर पानी का छिड़काव करने का दावा कर रही हैं। साथ ही वो लोगों से भी अपील कर रही हैं कि प्रदूषण को रोकने के लिए आम जनता को भी एकजुट होना होगा। मेयर ने कहा कि शहर वासियों की जागरूकता से भी प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो वहीं गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र में शनिवार सुबह बड़ी घटना सामने आई, जहां प्लॉट नंबर C6 सेक्टर A56 स्थित छाबड़ा इंडस्ट्रीज की बच्चों के झूले बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक से भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास भी किया गया। फैक्ट्री में मौजूद कच्चा सामान और तैयार झूले आग की लपटों में जलकर खाक हो चुके हैं। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है और प्रशासनिक स्थिति पर निगरानी भी बनाए हुए है। पुलिस तब से ही टीमों का गठन कर बदमाशों के सुराग लगाने में जुटी हुई है गाजियाबाद में, लेकिन पुलिस को कहीं से भी कोई इनपुट नहीं मिल रहा था। अब पुलिस से CCTV खंगालना भी पुलिस ने शुरू कर दिया है। तो पुलिस को शोरूम के बाहर तकरीबन रात के 11:30 बजे एक शराब के नशे में धुत युवक दिखाई दिया। कुछ देर तक CCTV देखने के बाद पता चला कि वो युवक करीब 12 बजे उठता है और सैनिटरी के शोरूम में घुसने का प्रयास भी करता है और वहां घुसने में कामयाब भी हो जाता है। तो वहीं कुशीनगर में प्रशासन ने एक गेस्ट हाउस पर छापेमार कार्रवाई की। छापेमारी में 1 दर्जन से भी अधिक युवक युवतियां पकड़े गए। गेस्ट हाउस में चल रही संदिग्ध गतिविधियों की मिली थी प्रशासन को सूचना। गेस्ट हाउस के कई कमरे प्रशासन ने खंगाले। पकड़े गए सभी लोगों को थाने लेकर आई पुलिस। गेस्ट हाउस को फिलहाल पुलिस ने कब्जे में लेकर सील कर दिया है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की गहराई से जांच भी कर रही है। कसिया थाना क्षेत्र के पकहिड़वा स्थित NK गेस्ट हाउस का ये मामला है। तो वही रामपुर में खुद को फोन पे और पेटीएम के कर्मचारी बताकर दुकानदार से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। थाना साइबर क्राइम की पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने दुकानदार के खाते से 11.50 लाख रुपए की ठगी की थी, जिसमें से पुलिस ने 6,04,000 रुपए फ्रीज कर लिए हैं। और इस ठगी का खुलासा करते हुए ASP अनुराग सिंह ने बताया कि सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के अहमद नगर जागीर निवासी राम सिंह ने पुलिस से शिकायत दी थी कि फलों का ठेला वो लगाता है। 29 जुलाई को एक अज्ञात व्यक्ति ने उसके फल के ठेले पर आया। पीड़ित ने बताया कि पेटीएम बॉक्स में आवाज कम आती है, जिस पर आरोपी ने ठीक करने का उसे भरोसा दिलाया था। एक राम सिंह है, निवासी सिविल लाइन के, ये फल के विक्रेता थे। इनके द्वारा एक FIR नवंबर माह में लिखाई गई, जिसमें इनके खाते से करीब 11,60,000 रुपए की धोखाधड़ी करके पैसे निकाले। इसमें अभियोग पंजीकृत हुआ। फिर हमारी टीम इसमें काम में लगी खुलासे में। तो इसमें पता चला 3 ऐसे अभियुक्त थे शातिर, जो फोन पे और पेटीएम के साउंड बॉक्स को रिपेयर करने के नाम पे उसमें ठगी करते थे और सिम स्वैप करके एक फर्जी UPI बना करके सारा पैसा निकाल लेते थे। उसी क्रम में टीम ने दबिश दी और 3 अभियुक्त, एक हरी, एक पवन, एक सोहिल है, इनको गिरफ्तार किया है और इनके पास से कई साउंड बॉक्स और कुछ मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य उपकरण बरामद किए हैं।
तो अब तक कितने की इन लोगों ने ठगी की है और किन किन लोगों को निशाना बना देती है? हाँ, अभी तो विवेचना प्रचलित है। जो अभियोग पंजीकृत हुआ तो उसमें करीब 12 लाख रुपए की ठगी इनके द्वारा की गई थी। इसके अलावा भी पूछताछ चल रही है। इनके द्वारा बताया कि कई और जगहों पे इन्होंने ऐसी सिम स्वैप करके डब्बे से एक फेक यूपीआई बना के की है। तो कितने लोग शामिल हैं और कहाँ के निवासी हैं? इसमें 3 व्यक्ति हैं जो पता चले हैं, जिनको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इसमें एक संभल का है, एक हरदोई का रहने वाला है और एक बरेली का रहने वाला है। तो वहीं रामपुर में जिवाई कदीम गांव में डिप्थिया का खतरा लगातार बढ़ रहा है। एक बच्चे की इससे मौत हो चुकी है और अब तक 15 आंशिक भी मिले हैं। 2 महीने में अब तक 3 बच्चों की मौत की खबर है। जिवाई कदीम गांव में डिप्थीरिया का खतरा लगातार बढ़ रहा है और इस खतरे की वजह से एक बच्चे की जान भी जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने 15 संदिग्ध मरीजों की पहचान की है और उनके नमूने भी जांच के लिए भेज दिए हैं। गांव में 353 बच्चों को टीका भी लगाया गया है और स्वास्थ्य विभाग जागरूकता अभियान भी चला रहा है। बुखार पीड़ितों के लिए मुफ्त दवाइयां उपलब्ध है और ग्राम प्रधान से सफाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है। ये एक लड़की है शिखा, सीता भी उसका नाम है, तो उसकी केस रिपोर्ट हुई है दिल्ली से। 12 साल की बच्ची है, तो डेथ तो नहीं हुई है, बच्ची घर पे है। उसमें उसकी हालत में काफ़ी सुधार है और ठीक है। हाँ, दिमागी बुखार से उसकी समस्या बताई गई है। इसको हम लोग जापानीज एन्सेफेलाइटिस कहते हैं। तो लखीमपुर खीरी की तराई क्षेत्र में स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन से निकलकर अब जंगली जानवर रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वन विभाग की लगातार कोशिशों के बावजूद हिंसक घटनाओं पर काबू नहीं पाया जा रहा। हाल ही के दिनों में 2 लोगों की मौत के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश भी फैल गया था। ताजा मामला संपूर्ण नगर वन रेंज के वृंदावन कॉलोनी का है, जहां पर एक वन्यजीव ने 65 वर्षीय बुजुर्ग चंद्रिका प्रसाद को अपना शिकार बना लिया था। घटना के बाद उनके शरीर का अधखाया शव वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से जंगल से बरामद कर लिया था। चले बात होगी अब झारखंड के रांची की, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक और प्रचंड जीत के बाद झारखंड की राजधानी रांची में भी जश्न का माहौल देखने को मिला। भाजपा कार्यालय के बाहर ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। बिहार विधानसभा में एनडीए की बड़ी जीत का असर अब पड़ोसी राज्य झारखंड में भी साफ दिखा। राज्य के भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर कार्यकर्ता सुबह से ही एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए और पटाखे फोड़ते हुए नजर आए थे। पूरा ऑफिस परिसर जय श्री राम, मोदी मोदी और एनडीए जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा था। चले बात होगी अब देवभूमि उत्तराखंड के सितारगंज की सड़कों पर घूम रहे आवारा मवेशियों से टकराकर प्रतिपाल सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके बाद उन्हें हल्द्वानी के कृष्ण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लगभग 3 महीने तक प्रतिपाल के इलाज में लाखों रुपए का खर्च भी आया। इलाज चल ही रहा था कि पैसों की कमी की वजह से परिजन प्रतिपाल सिंह को घर ले आए। प्रतिपाल की मात्र घर में कमाने भी वाले थे और उनके घर में बूढ़ी मां, पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। पालिका अध्यक्ष सुखदेव सिंह के द्वारा दुर्घटना होने के बाद हल्द्वानी के कृष्ण अस्पताल में भर्ती कराया गया और मदद भी की गई थी। पैसों के अभाव में घर पर व्हीलचेयर पर लेटे प्रतिपाल सिंह का अधूरा इलाज रुक गया। उनकी पत्नी और मां का रो रो कर बुरा हाल है। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और मकान भी किराए का ही है। उन्होंने सरकार से दरखास्त की है कि उनकी मदद कर उनके प्रतिपाल सिंह का इलाज भी किया जाए। हॉस्पिटल हल्द्वानी में गए थे, वहाँ 3 महीने हम बनाया और अब हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए हमको घर ले आए। और हमारा कमाने वाला कोई नहीं है, एक ही मेरा सारा जब खुद चाहता है बहुत गंभीर चलता है। साइड में वर्क नहीं करता, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे कमाने हुए हैं। हमारा कुछ नहीं है, हमारा अपने बारे घर भी किराए का है, घर भी किराया गया है। हमें कहीं से सरकार से कोई मदद नहीं मिली है। मामला मिस्टर प्रतिपाल सिंह मेरे पति हैं, जिनका पिछली 7 अगस्त को हमारे पशु ने मार दिया। स्कूटी से आ रहे थे, हमारा और कोई सहारा नहीं है। पिछले 3 महीने से हॉस्पिटल में मुझे आधे घंटे पहले कि एक साथी हमारे पास समस्या लेके आए, तो उनके माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ कि एक आवारा पशु की वजह से एक व्यक्ति हैं जो घायल पड़े हैं लंबे समय से, उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। तो ये सुनकर मैंने तुरंत इच्छा जाहिर करी कि भाई साहब मुझे मुलाकात करवा दीजिए, क्योंकि 4 दिन पहले जो हाईकोर्ट से जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उस संबंध में हम इनकी काउंसलिंग कर रहे थे कि वो लोग कौन कौन लोग हैं जिनको आवारा पशु वजह से घायल हुए हैं या उनकी मृत्यु हुई है। मैं तुरंत पहुंचा और पहुंचने के बाद स्थिति बहुत दयनीय थी कि आप देख सकते हैं ये परिवार में मैं स्वयं पहुंचा हूं और आप भी पहुंचे। आपका धन्यवाद इस चैनल के माध्यम से, और दर्शकों को भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि एक वो परिवार है जिस परिवार के पास अपना खुद का घर नहीं है, किराए पर रह रहा है ये परिवार। और ये
प्रीतपाल सिंह उर्फ बल्लू भाई के नाम से इस शहर में प्रचलित हैं। बहुत ही मेहनती और बहुत, लेकिन अंदर की जो स्थिति है बहुत ही बुरी स्थिति है। माता जी रो रो करके परेशान है। जैसे ही मैं यहाँ पहुंचा तो मैंने तुरंत कई साथियों को अवगत कराया कि बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए है और ये समस्या उनकी नहीं, आखिर समस्या हमारी है। और ये वार्ड नंबर 7 रामपुरा गली 7, ये रामपुरा गली आपका जो है ये महेंद्र सिंह मेमोरियल वाली गली में ये घर है। तो मेरा अनुरोध है कि देखिए ये जिस प्रकार से घटना हुई है, ये घटनाएं लगातार लंबे समय से चल रही हैं और ये मेरा एक मुहिम भी चल रहा है कि आवारा पशु से जो साथी है, जो लोग अपना परिवार गंवा चुके हैं, उनके लड़ाई में हम शामिल हैं और सरकार से हम चाहते हैं उनको उचित मुआवजा मिले। तो खटीमा बलखेड़ा में रखी गई शिव महापुराण, वहीं उपस्थित ग्राम प्रधान गोपाल सिंह राणा ने बताया कि ये शिव महापुराण क्षेत्रवासियों के द्वारा रखी गई और इसको सुनने के लिए यहाँ वृंदावन से आए मशहूर कथावाचक सुन रहे हैं, जिसका समापन 15 तारीख को यानी कि आज होगा। प्रतिदिन यहाँ पर 350 से लेकर 400 श्रद्धालु उपस्थित रहते हैं और हर साल इसी तरीके से धार्मिक प्रोग्राम भी किया जाता है, जिसमें सभी क्षेत्रवासियों का सहयोग रहता है। समापन के अंतिम दिन भोजन और भंडारे की व्यवस्था भी होती है, जिसमें समस्त क्षेत्रवासी उपस्थित होते हैं। साथ ही प्रधान गोपाल सिंह राणा ने कहा कि महिलाओं की एक कमेटी भी बनाई गई है, जिनके सहयोग से धार्मिक कार्य लगातार किए जा रहे हैं। ये हमारे सभी ग्रामवासियों के सहयोग से और क्षेत्रवासियों के सहयोग से हर वर्ष की भांति जो है कथा इस बार मंदिर में कराई जाती है और इससे काफ़ी लोगों को धर्म लाभ मिल रहा है, शिक्षा मिल रही है। ये ग्राम सभा बलखेड़ा और मेरा नाम गोपाल सिंह, ग्राम प्रधान। और भक्तों की संख्या लगभग 300-400 के बीच में डेली रहती है, ज़्यादा भी रहती है, कभी ज़्यादा भी होते हैं। 300-400 आम जो है डेली का है। 3 साल जो सभी के सहयोग से हो रही है, हमारे पर्सनल नहीं है, जैसे ग्रामवासियों के सभी के सहयोग से हो रही है बनाई गई है। और महिला कमेटी उसका जो है क्या कहते हैं कर रही है। 20 सदस्य महिला पुरुष जो है 20 लोग हमारे कमेटी के जो मेन लोग हैं मंदिर का, उन्हीं के द्वारा हो जाए। कथा समाप्त होने के बाद 11 से 2 बजे तक कथा चलती है, उसके बाद जो है प्रसाद वितरण होता है। ये कथा कितने दिन चलेगी प्रधान जी? ये कथा 9 दिन चलेगी, 10वें दिन भंडारा है। तो हरिद्वार के निरंजनी अखाड़े में जापान के संत को महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई। शुक्रवार को हरिद्वार स्थित निरंजनी अखाड़े में संत का पटाभिषेक कराया गया। पटाभिषेक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साधु संत उपस्थित रहे। जापान के टोक्यो में जन्मे 41 वर्षीय टाकायुकी होशी महामंडलेश्वर बनने के बाद बालाकुंभ मुनि पूरी बन गए हैं। संत के साथ उनके दर्जनों शिष्य भी पटाभिषेक में शामिल होने के लिए जापान से पहुंचे। अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने बताया कि बालाकुंभ मुनि आध्यात्मिक संत हैं, जो टोक्यो और मंदिर में और आश्रमों के जरिए लोगों को धर्म और आध्यात्मिक की शिक्षा देते हैं। जापानी संत की ओर से जानकारी दी गई कि करीब 20 साल पहले वे भारत की यात्रा पर आए थे और इसके बाद वे सनातनी संस्कृति को देखकर प्रभावित हुए। भविष्य में उनकी योजना उत्तराखंड में आश्रम बनाकर निवास करने की है। कहना चाहूँगा, देखिए बहुत बड़ी बात है और इसके लिए जितनी भी प्रशंसा की जाए मैं समझता हूँ उतनी कम है। हमारे महाराज श्री पहले जो है बौद्धिस्ट थे, इन्होंने बौद्ध धर्म को छोड़ के सनातन अपनाया हुआ है। इस सावन के महीने में मेरे पास आए थे, उस समय इन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे जो है महामंडलेश्वर बनना है। इनके साथ हजारों की संख्या में इनके शिष्य है और आज करीबन 80 शिष्य इनके हमारे पास आए हुए हैं, जो आप देख रहे होंगे। और महाराज श्री बहुत ही अच्छे, बहुत ही विद्वान है और हमारा प्रयास रहता है कि जो हमारी सनातन संस्कृति है पूरे विश्व में प्रचार प्रसार किया जाए। जो भी हम तक हो पाता है हम पूरा प्रयास करते हैं। हमेशा आपसे कहता हूँ, जो संत होते हैं बड़े परमार्थी होते हैं। संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग तपित हो जाए और की दे दे अपना रंग। आपने देखा होगा बहुत ही सौम्य व्यक्ति है, बहुत साधारण व्यक्ति है। जो कुछ होता है वो अपने आप को शो नहीं करता। मेरे को बहुत मैं अच्छा, मैं पहले से स्पिरिचुअल लाइफ में था, लेकिन ये महामंडलेश्वर का इतना अच्छा पट्टाभिषेक जो हुआ, इसके बाद में वर्ल्ड में सनातन धर्म का और प्रचार करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग विल और आ गई है मेरे ऊपर और मेरा मन और लोगों की सेवा के लिए और ज्यादा वो हो गया है। इसके बाद हम आश्रम बनाने का हमारा मन है, प्लान है। उसमें खेती बाड़ी से, एग्रीकल्चर से लेके, एजुकेशन से लेके लोगों को सेवा के लिए हमने आश्रम शुरू करने का प्लान कर रहे हैं। मैंने टोक्यो में ऑलरेडी आश्रम मंदिर खोला हुआ है। उस मंदिर में हम पूजा अर्चना, अभिषेक, शिवरात्रि पूजा, बहुत सारी ऐसी पूजाएं करते रहते हैं, जहाँ सब मेरे शिष्यगण
उसमें सम्मिलित होते हैं और उसके थ्रू मैं अभी इनको सनातन धर्म पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ और उसमें तब्दील करवा रहा हूँ। तो 2027 के हरिद्वार अर्ध कुंभ मेले को पूर्ण कुंभ के रूप में आयोजित करने के लिए सरकार जोर शोर से तैयारी में जुटी है। हालांकि इस बीच साधु संतों की सबसे बड़ी संख्या अखाड़ा परिषद ने नाराजगी व्यक्त की। कुंभ मेला प्राधिकरण के अधिकारियों के द्वारा संतों को तवज्जो न दिए जाने और कुंभ को लेकर आधिकारिक मीटिंग आयोजित न कराए जाने पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और महामंत्री ने नाराजगी व्यक्त की और सभी संत यहाँ इकट्ठे हुए थे। जब मुझे पता चला, मैं भी महाराज श्री के पास आया कि महाराज श्री ऐसा क्या हो गया कि कुछ नाराजगी तो नहीं हुई। महाराज श्री ने कहा कि नहीं, अभी सरकार की ओर से कोई वार्ता नहीं हुई है और ये बात भी सत्य है, कोई वार्ता भी हुई नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हमको बुलाया भी नहीं है। हमारी परंपरा होती है, हर अखाड़ों को निमंत्रण दिया जाता है, उसके पश्चात जो पहली बैठक होती है वो मुख्यमंत्री जी के वहाँ होती है, वहीं चाय नाश्ता भोजन किया जाता है, वहाँ से हमारा कार्य शुरू होता है। मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारी उत्तराखंड की सरकार है, इनको भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आप भी अगर आपको कुंभ करना है तो साधु संतों को अपने पक्ष में करना पड़ेगा और सबसे एक बार राय लें, मशवरा करें। अगर आप चाहते उत्तराखंड में कुंभ हो, इसके लिए आपको सबको एक बार बुला करके, देहरादून में बुला करके, जितने भी अखाड़ों के सचिव है उन सब सचिवों को बुला के उनसे एक बार वार्ता हो जाए और मुख्यमंत्री जी के यहाँ ये वार्ता शुरुआत मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसकी शुरुआत होती है। तो चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।